तो चलिए अब इस आखिरी सेगमेंट में हम प्लान बी पर बात करते हैं कि अगर आपका यूपीएससी में ये आईएएस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो और क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, टेक्निकल जॉब्स होती हैं, यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं, बैंकिंग फाइनेंस की नौकरियां, स्टेट सर्विस हैं, टीचर प्रोफेसर, एमबीए करो, विदेश चले जाओ, बिजनेस फ्रीलांस करो, मैनी थिंग्स। अब इन सब पर मैं थोड़े थोड़े प्लस माइनस आपको बता देता हूँ। मित्रों, जब हम कहते हैं प्लान बी तो वो सेफ होना चाहिए, अनसेफ नहीं। कि लोग कहते हैं देखो मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की भर्ती में अप्लाई करूंगा। भाई उसमें हर साल 60 जॉब्स होती हैं, तो ये तो ऐसी बात हुई कि मान लो 2 के बीच कंपटीशन था, आपका 50% चांस था, 4 के बीच है तो 25 हो गया। आप कह रहे हैं यूपीएससी जहाँ पर 1000 वैकेंसी थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैं ऐसी एग्ज़ाम टारगेट करूँगा जहाँ पर 60 वैकेंसी है और मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि मैं इसमें सिलेक्ट हो ही जाऊँगा। मैं आपको रोक नहीं रहा, बहुत सारे लोग जो यूपीएससी नहीं क्लियर करते आरबीआई में जाते हैं, लेकिन ये कहना कि ये मतलब मेरा बफर है या मिसाइल गिरेगा तो इस बंकर में मैं छिप जाऊंगा, दैट इज़ नॉट राइट। फिर कुछ लोग कहते हैं हम मुझे ईपीएफओ पेंशन ऑर्गेनाइजेशन वाली नौकरी के लिए अप्लाई कर देंगे। एक तो उसकी वैकेंसी हर साल आती नहीं, दूसरा कोचिंग वाले अपने कोर्स बेचने के लिए हवा बनाते रहते हैं कि हमने आरटीआई किया था उससे पता चला 500 वैकेंसी है, 600 वैकेंसी है। हाँ हो सकती है, पर वो ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में वो भर भर देगा। वो उनका अपना अलग गणित चलता है, इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, या फिर कि इतने लोगों को ऑफिसर बना है तो कितना बजट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एडहॉक वाले टेम्पररी लोगों को रखने से काम नहीं हो जाएगा, एक अधिकारी को 2 डिपार्टमेंट दे देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब अगेन जो यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं होते ईपीएफओ में जाते हैं, निर्विवाद बात है। पर ये ऐसा कहना कि हर साल आ ही जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। आप कहें तो फिर सिर्फ प्लान बी क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फीमेल कैंडिडेट है जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, यूपीएससी प्रीलिम का जो भी कट ऑफ था उसकी 15-20% रेंज में वो थी, या प्रीलिम पास भी किया था लेकिन मेंस या इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हो पाई। तो अब ऐसी लड़की अगर गुजरात स्टेट सर्विस एग्ज़ाम दे, क्लास 1, 2, 3 वगैरह, तो वहाँ पर 33% वीमन रिजर्वेशन है और मेंस एग्ज़ाम में गुजराती भाषा कंपलसरी होती है। तो यानी कि बहुत कम लोगों के साथ कंपटीशन में उसको आगे बढ़ना है, बेहतर दिखना है, तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये कुछ सेफ प्लान भी आप बोल सकते हैं। उसी प्रकार कोई इंजीनियर है, वो कहे मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम दूंगा, तो अपने आप कंपटीशन लिमिटेड हो गया कि कॉमर्स, आर्ट्स या डॉक्टर उसमें आपको compete नहीं कर रहे। उसी तरह गेट के स्कोर पे कोल इंडिया, ओएनजीसी वगैरह में भर्ती, स्टेट सर्विस में इंजीनियर क्लास 2, क्लास 1 की भर्तियाँ निकलती हैं। उसी तरह राज्य सरकार के सरकारी निगम, उसमें चीज़ें निकलती हैं। तो कंपटीशन जहाँ लिमिटेड हो रहा है वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये होते हैं कुछ सेफ प्लान्स। उसी तरह कोई बीकॉम स्टूडेंट कहे कि देखो स्टेट सर्विस में अकाउंट्स ऑफिसर क्लास 1, 2 उसके लिए मैं अप्लाई करूँगा, या ऐसे अलग अलग निगमों में कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ और उसमें 1-2 सर्टिफिकेट या एग्ज़ाम आपको पास करने होते हैं, गेट जैसा, जो भी कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह, या प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पर भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये दैट इज़ अ सेफ प्लान भी। या एमबीबीएस स्टूडेंट के ठीक है अब मैं हॉस्पिटल में नौकरी शुरू करूँगा, या एमबीबीएस के बाद मैं एमडी करूँगा और कॉलेज में प्रोफेसर की तरफ परस्यू करूँगा। तो ये होते हैं कुछ सेफ प्लान भी। मित्रों, जहाँ तक मेरे इकोनॉमी कोर्सेज की बात है, गुरुवार 18 जून से 2026 मेंस एग्जाम के लिए मेरा मेंस का क्यूईपी 8 नंबर का कोर्स अनअकैडमी पर आ रहा है। उसके बाद 2027 प्रीलिम्स के लिए मिडल ऑफ द जुलाई से मेरा पीसीबी 16 नंबर का कोर्स शुरू होगा, और उसी के थोड़े समय बाद उसमें 2027 मेंस के लिए क्यूपी 9 नंबर का कोर्स भी शुरू होगा। करते करते मिडल ऑफ द दिसंबर तक 2027 की प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ताकि क्रिसमस दिसंबर 25 से प्रीलिम्स का मेरा नेक्स्ट इकोनॉमी कोर्स लॉन्च हो सके। तो आप समझो मैं क्लास खोल के बैठा तो कोर्स तो आते जाते रहते हैं। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग सब पे फोकस कर पाएंगे। बाकी उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक, फी स्ट्रक्चर, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप ये टेक्निकल और यूनिफॉर्म जॉब्स वाला देख लो, 4, 3, 2, 1। देखिए टेक्निकल फील्ड वाली जॉब्स में मतलब कि आपके पास कोई खास किस्म का ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, फॉरेस्ट सर्विस वगैरह। कुछ बार यहाँ पर ये होता है कि वो कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। मान लीजिए इंडियन
इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम में ऐसा है कि एमए विथ इकोनॉमिक्स किया हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह स्टेट सर्विस में कुछ बार वो ये करते हैं कि ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करने पड़े, इंटरव्यू नहीं लेने पड़े, इसलिए वो कट ऑफ बना देंगे कि तुमने एमए विथ सोशियोलॉजी किया है, लेकिन उसके उपरांत 3 साल का तुम्हें एनजीओ का अनुभव होना चाहिए, तभी तुमको ये दहेज प्रतिबंधन या महिला बाल विकास अधिकारी की नौकरी के लिए कंसीडर करेंगे। उसी तरह ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट में मतलब सरकारी बस विभाग के अंदर, अच्छा तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद इतना एक्सपीरियंस या इतने साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उन सब नियमों को आप समझे। ओएनजीसी, कोल इंडिया, बहुत सारी जगह पर गेट के स्कोर पे भी नौकरियां मिलती हैं, दैट ऑल्सो यू कैन कंसिडर। ये सब में डर के भागना नहीं चाहिए। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम सिर्फ आईआईटी वालों को लेंगे, हमको नहीं लेंगे, हम छोटे कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। इनको भी मैं मिला हूँ, ये जो अधिकारी सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं छोटी सी कॉलेज से, उसमें भी उनको 2-3 बार वो बैकलॉग या एटी केटी लगे, वो सब सिलेक्ट होते हैं। अल्टीमेटली एग्ज़ाम के दिन कौन रट के गया, उस पर सब निर्भर है। देन नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म सर्विसेज, टीडीएस, सीएपीएफ वगैरह। सीएपीएफ का ऐसा है कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ख़त्म हो गया, अब सीधी परीक्षा आएगी। तो वो तो मान लीजिए मार्च महीने में ही आपको अप्लाई कर देना था, तब जाके अभी जुलाई या अगस्त में वो परीक्षा होगी। टीडीएस साल में 2 बार होती है, लेकिन ये परीक्षाएं ऐसी है कि इसमें एज लिमिट आईएएस के मुकाबले कम होती है। फिर कुछ और शर्तें होती है कि तुम्हें शादी नहीं की होनी चाहिए, फिर उसके जो भी फिजिकल हाइट, चेस्ट वगैरह के नियम ज़्यादा सख्त होते हैं। टेक्निकल एंट्री भी ले सकते हैं, मान लो किसी ने एलएलबी किया है तो उस हिसाब से जज एडवोकेट सर्विस कुछ है। इंजीनियरिंग, उसमें आपको बहुत सारी शॉर्ट सर्विस कमीशन है वगैरह, दैट यू कैन कंसिडर। एफकेट भी ऐसी है, हालांकि एफकेट में मेरे ख्याल से वो मिनिमम 60% होने चाहिए, ऐसे सब नियम है स्कूल कॉलेज के अंदर। पोस्ट गार्ड में कभी कभी भर्तियाँ आती हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की और नीचे उनके सब इंस्पेक्टर वगैरह की। फिर एक नौकरी है ACIO, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसके सामने मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है कि कुछ लोग आंख बंद करके फॉर्म भर भी देते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर नौकरी करने जाते हैं, फिर उनको मज़ा नहीं आता। कि हमने सोचा था सब एक था टाइगर, जेम्स बॉन्ड जैसा होगा, पर ये तो हेड कांस्टेबल से ऊपर लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे ऐसा ऑफिसर है, सिर्फ नाम का ऑफिसर है। और फिर आपको दूर कहीं पर पोस्टिंग मिले तो जिनको शहर में रहने की आदत है, मज़ा नहीं आए, फिर 2 साल बाद नौकरी छोड़ देते हैं। फिर इसमें एक ज़माने में सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम थी, तो 50-60,000 आप दंड के भरो, फिर आओ। तो पहले आप स्टडी भी करें कि सच में मुझे ये नौकरी करनी है कि नहीं, तो ये अप्लाई करो। मतलब कि पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मैं बस फॉर्म भर देता हूँ, पास होके दिखाऊंगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। सच में आपको नौकरी करनी है तो ही अप्लाई करो, वरना जवानी के 2-3 साल उसी में आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो दीज आर द टेक्निकल एंड यूनिफॉर्म जॉब्स। फिर आगे बढ़ते हैं बैंकिंग फाइनेंस में, ऑफिसर जॉब, क्लरिकल जॉब्स। फिर स्पेशलिस्ट वो आईटी, एलएलबी, राजभाषा, हिंदी वगैरह के होते हैं। एसबीआई की अलग भर्ती होती है, आरबीआई की अलग भर्ती होती है, बाकी सरकारी बैंकों की अलग आईबीपीएस परीक्षा है। उसके अलावा सेबी, नाबार्ड, सिडबी सब लोग लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ग्रामर सब कुछ गिनते हैं। सेक्शनल कट ऑफ होता है, उसमें भी आजकल कुछ टाइमर लिमिट लेके आए हैं। पहले लोग क्या सोचते थे कि चलो जीएस के 15 सवाल तो मैं 5 मिनट में निपटा दूंगा, फिर जितना मेरा टाइम बचा उससे मैं मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा टाइम कर पाऊंगा। ऐसा नहीं, वो कंप्यूटर एग्जाम में सेक्शनल टाइमर लगाते हैं, तो हर जगह पर आपको कम ही टाइम मिलता है। तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये हुई बैंकिंग फाइनेंस की नौकरियाँ। इसमें मैंने एलआईसी में डबल स्टार इसलिए किए हैं, उसमें 2-3 प्रकार की नौकरी होती है कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कुछ ऐसी हैं वो सेल्स टारगेट वाली होती हैं, तो कुछ लोगों को मज़ा कम आता है, वगैरह वगैरह। देन स्टेट सर्विसेज, तो एक होता है क्लास 1-2, मतलब ये एसडीएम, डीवाईएसपी वगैरह। तो जो आपने यूपीएससी में तैयारी की, प्रीलिम्स मेंस की, वो बहुत सारी वहाँ उपयोगी होती है। हालांकि कुछ जगह पर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एथिक्स वगैरह के 19-20 बदलते रहते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें लैंग्वेज के भी पेपर आते हैं, और कुछ जगह वो लैंग्वेज के पेपर को भी वो कंसिडर करेगा, मेरिट में गिनेगा। मान लो गुजराती भाषा का पेपर हुआ या, तो वो सब समझ आप रखें। कुछ जगह अच्छी बात ये होती है कि राज्य सरकार में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन होता है। तो यूपीएससी में आपने अच्छी तैयारी की थी पर थोड़ी कम पड़ी, तो यहाँ आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं। गौण सेवा आयोग की भर्ती, वो ग्रुप सी, ग्रुप डी, अब वो डिपेंड करता है। मतलब कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप हैं तो मेरे हिसाब से उसमें मत पढ़ो, कुछ ढंग का प्राइवेट सेक्टर में ढूंढो। शुरुआत के 5-10 साल तकलीफ होगी, पर आपका ग्रोथ काफ़ी आगे होगा अगर आप सच में यूपीएससी लेवल का कैलिबर रखते हैं।
एक ग्रुप सी, ग्रुप डी में आप समझो कैसा पतवारी वगैरह किन हो गए, दूर गाँव खोपचे में, तो आपको वो आदत नहीं हो, देन आफ्टर सम टाइम इट इज़ नॉट एज़ हैप्पी एंड ग्लैमरस एज़ दे शो इन द पंचायत वेब सीरीज़। उसी तरह स्टेट सर्विस के निगम, उसमें भी भर्तियाँ होती हैं, पर मैंने स्टार लगाया क्योंकि वो निगम वाली भर्तियाँ सब एक तो रेगुलरली नहीं होती और उनके नियम उल-जुलूल करते हैं कि अच्छा राज्य का ये बस विभाग है या एग्रीकल्चर का सीड कॉर्पोरेशन, फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन है। तो कुछ बार मुझे ऐसी फ़ील मिलती है कि उनको अपने लोगों को ही सिलेक्ट करना है। मतलब कि जो आदमी वहाँ 2-3 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे था, फ़िक्स पगार पे था, उसी को रखना है। इसके वास्ते वो कंडीशन ही ऐसे कर देंगे कि तुम्हारा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल इसी प्रकार के निगम में काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो वो तो उसी के लोगों का होगा, बाहर वालों का होगा नहीं। तो आई हैव पुट अ स्टार मार्क। यूपीएससी की तो हमने बात कर ली। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिस्ट आप देख लीजिए 4, 3, 2, 1। टीचर प्रोफेसर वाली नौकरियां कहने की बात है। मैंने खुद ये यूजीसी, पीएचडी ये सब किया है। पर असल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉलेज कितनी है, वहाँ पर प्रोफेसर की नौकरियां कितनी हैं, तो पहले तो आप ये भी देख लीजिए कि ये करने का कोई मतलब है कि नहीं। उसके बाद आपको कई सालों तक रगड़ना पड़े विजिटिंग फैकल्टी, एडहॉक फैकल्टी के रूप में, फिर आप नेटवर्क बनाओ, फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी थोड़ी कृपा दृष्टि आप पे बनी रहे, फिर जाके आपका कुछ परमानेंट हो सके। कर सकते हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर ऐसा मत सोचना कि मतलब इधर मैं फेल हो गया यूपीएससी में तो कल उठ के ही चुटकी भर के ये नौकरी आएगी, ऐसा है नहीं। उसमें भी मज़ा मुझे तो कम ही लगता है। मतलब अगर आप मुझे पूछे इतने सालों बाद मैं सब गाट गाट का पानी पिया है, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए क्योंकि सच में जो यूपीएससी के कैलिबर का व्यक्ति था, उसमें वो जज्बा और वो समझ होती है कि वो प्राइवेट सेक्टर में ऊपर और बढ़ सकता है। ये बात सही है, उसमें 5-10 साल लगेंगे पर उसके बाद आप लाखों रुपए कमाएँगे, ये सब फँसे रहने की बात है। एमबीए की मैं बात करूँ, कैट एग्ज़ाम वो मेरे ख्याल से नवंबर के आस-पास आएगी। टीसेट मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, कर पर उसमें एक शर्त है। वो शर्त सब ऐसी कि वो प्रोफाइल स्कोर देखते हैं कि कैट में आपके 99 परसेंटाइल आ गए, फिर भी हो सकता है आपको आईआईएम अहमदाबाद, कोलकाता ये सब में ना मिले क्योंकि वो देखेंगे प्रोफाइल स्कोर तुम्हारे क्लास 12 में कितने थे, कॉलेज में कितने थे, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि नहीं, वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, एनसीसी वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो ये सब के बाद वो जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो ऐसा होगा कि आपके हाथ में आए नहीं डिस्पाइट हैविंग गुड परसेंटाइल्स। ये मेरे साथ भी हो चुका है। उसी तरह जेट, स्नैप, सीमेट अलग-अलग कुछ और कॉलेजेस की ये परीक्षाएँ होती हैं। एमबीए में आपको एक और भी चीज़ समझनी है कि इसकी फ़ी होती है, हैवी फ़ी होती है। तो जो भी 20, 30, 40 मैं अब अपडेटेड नहीं हूँ पर फ़ीस उसकी काफ़ी लगती है। और उसके सामने प्लेसमेंट और उसमें कितना पैकेज मिल रहा है, उस हिसाब से अच्छी कॉलेज से जाओ तो बराबर है। बाकी छोटे वाले आईएम में भी जाने का मुझे तो फ़ायदा कम ही दिखता है। लुकिंग एट द सैलरी वर्सेस प्लेसमेंट जो आज की स्लो डाउन वाली मंदी में चल रहा है। विदेश जाना है, जीमेट, आईएलटीएस वगैरह है। पर्सनली आई एम नो लॉन्गर इन फेवर ऑफ दैट क्योंकि जैसा यूरोप और अमेरिका में माहौल बन रहा है कि रोज़ आपके गले पे तलवार लटकी है, जैसे कि ये ग्रीन कार्ड का क्या करेगा ट्रम्प और वगैरह वगैरह। भारत में रहिए, ज़्यादा सुखी रहेंगे। मज़ा कम है, उस पे मैं हालांकि ज़्यादा बात अब नहीं करूँगा। लास्ट इज़ बिजनेस एंड फ्रीलांस। पर उसे आप ऐसा छोटा मत समझो कि मैं एक छोटी सी दुकान खोल दूंगा और उतने नहीं। यूपीएससी लेवल के आप आदमी थे, बड़ा सोचो कि यहाँ पर जो भी मैं गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो ई कॉमर्स के माध्यम से पूरे देश दुनिया में कैसे एक्सपांड करें, सरकार के फंडिंग से ये सब कुछ और किया जाए वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया में ये सब इन्फ्लुएंसर गिरी, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, लेकिन ये सब आप समझो दिस कैन बी शॉर्ट टर्म जॉब्स नॉट परमानेंट जॉब्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आप देखो बैटिंग गैम्बलिंग ऐप्स बैन हो चुके हैं और बाकी सब एडवर्टाइजर स्पॉन्सर ऐसे होते हैं, वो अफिलिएट मॉडल होता है कि तुम इतनी परफ्यूम की बोतलें बेचोगे तो उस पर इतना कमीशन मिलेगा, तो वो सब कन्वर्ट करना मुश्किल है सेल में। वीडियो एडिटिंग, क्योंकि आजकल हर एक को पॉडकास्टर बनना है तो पीछे एडिटर भी मांगता है, तो वो भी, पर वो लॉन्ग टर्म जॉब नहीं हो सकती। देखिए वीडियो एडिटर, लाइब्रेरियन, ये सब में क्या एक सीलिंग है, उसके ऊपर आपकी सैलरी ग्रोथ हो नहीं सकती सिवाय कि आप सेठ बन जाओ कि मेरी ऐसी कंपनी है जो पीआर एजेंसी चलाती है जो 10 लोगों के, 10 मिनिस्टरों के तबरील काटेगी, ये सब तो देर इज़ अ स्कोप। कंटेंट राइटिंग वो भी मुझे इतना जोरदार लगता नहीं क्योंकि एआई के ज़माने में एक तो देर इज़ नो एंट्री बैरियर। सब लोग आ गए हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं वगैरह। तो उसमें अपना एक्सक्लूसिव कि मैं ध्रुव राठी का कंटेंट राइटर हूँ, इस लेवल का पहुँचने में टाइम लगेगा। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मैं कोचिंग क्लास का फैकल्टी बन जाता हूँ प्लान बी के रूप में, ये तो एवरग्रीन धंधा है। सही बात है, लेकिन
2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। पार्ट टाइम में अगर आप आएँ तो आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको फुल टाइम जॉइन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि देखो अभी 8 महीने के लिए मैं ये स्टेट सर्विस और पटवारी के क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, फिर 3 महीने में ब्रेक ले लूँगा और मैं तब यूपीएससी वापस दूँगा। अगर ऐसा पार्ट टाइम के लिए आप आ रहे हैं तो आप समझो आपको सस्टेनेबल काम नहीं मिलेंगे। क्योंकि कोचिंग क्लास का मालिक हमेशा भाई ये तो जाने वाला है, मुझे किसी और को रखना पड़ेगा। फिर उसके चलते आप पर एक प्रेशर बनता है कि एग्ज़ाम के 15 दिन बाकी हैं तब भी आपको बस वो फैकल्टीगिरी ही करनी पड़ती है, तो खुद की प्रीलिम्स आप पास नहीं कर पाते। तो ये भी आप एक सोचिए कि सच में मुझे ऐसा फँसना है, क्योंकि आजकल आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं कि आपको हम 1000 रुपए देंगे 1 घंटा पढ़ाने के लिए और आपको 100 घंटे पढ़ाना है। आप गिनेंगे हाँ, तो फिर लाख रुपए मिलेंगे तो आँखें चमक जाती है, पर उसके लिए फिर आप पूरा दिन इसी में ऑक्यूपाई रहते हैं, तो आप खुद की तैयारी नहीं कर पाते। तो यूपीएससी सच में आपका लक्ष्य है और फैमिली का सपोर्ट है तो ये सब में मत घुसो, या तो फुल टाइम आ जाओ, पार्ट टाइम में मत आओ। सेकंड, ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में सब ऐसा है कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं उससे कोई ज़्यादा लेन-देन है नहीं। आपके फॉलोवर्स कितने हैं सोशल मीडिया में, उस हिसाब से आपको करियर स्टेबिलिटी मिलेगी। उस हिसाब से आपके सैलरी पैकेज सब तय होंगे। तो इट इज़ अ स्लो ग्राइंड, क्योंकि आप जानते हैं आप नया चैनल खोलें तो तुरंत कोई लाख सब्सक्राइबर तो होने वाले हैं नहीं। तो एंट्री बैरियर इज़ टफ। आप एक बार नाम ख्याति बना लें, क्योंकि आप पहली बैच करेंगे उसमें जो विद्यार्थी हैं तो अभी हमने देखा उसमें से मुश्किल से 6% लोग पास होंगे। फिर वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में अटक जाएँगे। तो ऐसा करते-करते आपकी 3 बैच खत्म होगी, तब जाके आपका कोई रियल टॉपर निकलेगा। फिर वो लोगों को बताएगा अच्छा मैंने इनसे पढ़ा था, फिर आपकी नाम ख्याति बढ़ती है। तो स्केल अप होने में बहुत टाइम जाता है। अगर टॉपर से कहें हमने मृणाल से पढ़ा था, पर वो आप उसका इतिहास देखें वो ऐसा कि हमने उससे 2020 में पढ़ा था, हमने 2024 में पढ़ा था। टाइम लगता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक पहुँचने में। अब इससे ये होता है कि जो जितना पहले से था, कि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल 2012 से है, तो स्वाभाविक है ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो ये कहेंगे हमने तुमको देखा था, वगैरह, वगैरह। सो इट इज़ अ स्लो ग्राइंड। धीरज होनी चाहिए, वरना इसमें भी अवसर तो बहुत सारे हैं। खैर और भी ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ पर मैंने ये चर्चा की। अंत में कंक्लूजन मुझे ये करना हो, स्लो ग्राइंड है ये, धीरज ज़रूरी है। मतलब आप अगर प्रीलिम्स क्लियर भी करते तो मेंस भी था, इंटरव्यू भी था। ज़्यादातर लोगों को 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं, 4 अटेम्प्ट लगते हैं। और इसमें नहीं भी सिलेक्ट हुए तो बाकी भी जगह पर एक स्टेबल करियर, एक स्टेबल फाइनेंस, सुकून से मैं रहूँ, कल सुबह उठ के मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना पड़े, पैसों के बारे में, भविष्य के बारे में। वो स्टेज पर पहुँचते-पहुँचते समझो 32 से 35 साल लग ही जाने। सो इट इज़ अ स्लो ग्राइंड, धीरज ज़रूरी है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा अंग्रेज़ी से मत भागो, छोटी बुद्धि से काम मत करो, इस साल नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछेंगे, शॉर्टकट मत ढूँढो, डिफेंसिव मत बनो। जो मैंने बार-बार इस लेक्चर में दोहराया है। एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है मेरी मेहनत कम थी, अगले साल मैं सबको दिखा दूँगा ऐसी ज़ोरदार मेहनत करूँगा, कुछ और बढ़िया काम करूँगा। प्लान बी पर भी आप सोचिए। हालाँकि जेन ज़ी की अच्छी बात ये है, ऐसा नहीं करते कि 40 साल तक हम बस यूपीएससी अटेम्प्ट ही देंगे, वो 2-3-4 साल तक देते हैं। फिर मैं देखता हूँ बहुत सारे जो सच में मतलब यूपीएससी लेवल के लोग थे, कहीं न कहीं और जगह पर अपना काम ढूँढ लेते हैं और वहाँ भी 5-10 साल के बाद वो काफ़ी अच्छी जगह तरक्की हासिल करते हैं। प्लान बी को टाइम पे एग्जीक्यूट करना भी उतना ज़रूरी है। फिर आप 40 साल की उम्र में काम ढूँढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बायोडाटा आपका बहुत खाली होगा। और 40 साल पे आपको जो काम मिला तो समझो उसमें भी प्रमोशन और आगे बढ़ने में 10 साल और तब तक तो रिटायर हो जाएँगे। तो अमल कीजिए, 3-4 अटेम्प्ट तक यूपीएससी नहीं हो रहा है तो फिर वो छोड़ दीजिए उसको, कि भगवान आपको कुछ और करवाना चाहता है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनकी मौत का इसको आप प्रश्न ना बनाएँ, एग्ज़ाम थी, लोग पास होते हैं, फेल होते हैं, कुछ और करते हैं जीवन में। तो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.